हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिर्फ। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में एमएनएस 22 के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इनमें से कौन से रेस का नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? इंफ्रारेड रेस, एक्स रे, कैथोड रे, गामा रेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कैथोड रेज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं उनका फिक्स वेलोसिटी होता है, दैट इज़ v इक्वल टू 3 × 10⁸ और ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जबकि कैथोड रेज जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल। जब कोई पार्टिकल एक वर्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इसके लिए सुइटेबल है? इट हैज़ अ कांस्टेंट रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब कोई पार्टिकल घूम रहा होता है तो उसका एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, डैट इज़ रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक टेंजेंट के अलोंग होता है, और ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। इस टाइम पे इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, कुछ टाइम बाद वो यहाँ होगा तो इसका इस डायरेक्शन में होगा और सेंटर की तरफ। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट ये वेरी करता है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इट हैज़ वेरिएबल रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये ऑप्शन सही होगा। इट हैज़ अ वेरिएबल रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट हैज़ ओनली कांस्टेंट रेडियल एक्सेलरेशन। नहीं, ये गलत होगा। ओनली कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वो भी कांस्टेंट नहीं होता, वेरी करता है। इसी के साथ रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। मे बी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ω²r। हियर r इज़ रेडियस, v इक्वल टू ω/r होता है। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आंसर हमें मिल जाएगा इस फॉर्म में भी। जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है α/r। ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन और ये है रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो अब थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? ये एच न्यू है, वी नहीं है। एच न्यू बाई सी स्क्वायर, ज़ीरो, एच न्यू बाई सी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ ज़ीरो। रेस्ट मास फोटोन के ज़ीरो होते हैं। फोटोन्स जो होते हैं वो पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, और क्वांटा ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। जब ये स्पीड की लाइट से मूव करते हैं तो हमें पार्टिकल के जैसे एक्ट करते हैं। ये चार्जलेस और मासलेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। लास्ट ईयर से देखा जा रहा है कि न्यूमेरिकल के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैंने भी इस तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया है। सो द क्वेश्चन इज, अ रॉकेट ऑफ मास 120 kg इज फायर्ड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। इट इजेक्ट्स गैसेज विथ वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। तो इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है इसमें। एक रॉकेट है जिसका मास हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ 120 kg, और वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में ऊपर जा रहा है। ठीक है, और वो गैस इजेक्ट कर रहा है जिसकी वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे 600 मीटर पर सेकेंड। कितने रेट से इजेक्ट कर रहा है? 1 kg पर सेकेंड, दैट इज़ dm/dt हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले हम फोर्स निकालेंगे। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू v dm/dt। v यहाँ पे कितना है? 600 है, और ये 1 है, तो इसका आंसर 600 इंटू 1 इज़ 600 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया। इससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। a इक्वल टू F/m हो जाएगा, फोर्स बाय मास। हमें फोर्स पता है 600 है, और यहाँ पे मास दिया हुआ है 120 kg। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so our fifth question is, a body of mass 1 kg is rotated in a horizontal circle of radius 1 meter। एक मास है 1 kg का जिसे horizontal circle में
रोटेट किया जा रहा है, रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 1 मीटर, एंड मूव्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी गिवन है। द वर्क डन इन 10 रिवोल्यूशन इज, ये भी न्यूमेरिकल ही हो गया एक तरह से। वर्क डन यहाँ पे 10 रिवोल्यूशन पे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो हमें एक बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें यहाँ पे इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं इनका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस पर वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू FD/S cos थीटा। और ये हमें पता है कि सर्कल में जब भी कोई बॉडी घूमती है तो फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। फोर्स परपेंडिकुलर होने की वजह से थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है, एंड कॉस थीटा इज कॉस 90 डिग्री जो होता है वो ज़ीरो होता है। इस वजह से वर्क डन जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो द आंसर विल बी C, 0। सो आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स ओनली, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली, 2 प्रोटॉन्स ओनली, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली। सो द करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं पहले बता देती हूँ, दैट इज He+2 2 है 4। ये जो है प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे 2 है, और अगर न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो A-Z होता है, दैट इज़ मास नंबर में से A में से हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। न्यूट्रॉन नंबर भी 2 है एंड प्रोटॉन नंबर भी 2 है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली। पिछले 2 साल से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब पे बेस्ड हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन, इस तरह के क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक था। 7th क्वेश्चन है हमारा, अ राइडर ऑन हॉर्स बैक्स फॉल व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग ऑल द सडन ऑफ बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन है राइडर इज टेकन बैक, जब कोई राइडर हॉर्स के ऊपर बैठता है और सडनली जब हॉर्स मूव करती है तो जो राइडर है वो पीछे की तरफ फॉल करता है। क्यों? राइडर इज टेकन बैक, राइडर इज सडनली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप द अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, वेयर इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड विद द हॉर्स, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से लोअर पार्ट जो है वो कॉन्टैक्ट में रहता है, हॉर्स के कांटेक्ट में रहता है, जबकि अपर पार्ट नहीं रहता है तो वो पीछे की तरफ मूव कर जाता है एंड लोअर पार्ट जो है वो हॉर्स की तरफ आगे जाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द 8th क्वेश्चन इज RMS वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज 500 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है RMS वेलोसिटी। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तब RMS वेलोसिटी कितना होगा। RMS दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है टेम्परेचर के फॉर्म में 3RT/m, दैट इज मोलिकुलर मास एंड दिस इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और V का हमें यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, और हमें यहाँ पे निकालना है V2। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, V2/V1 इक्वल्स टू √T2/T1। ये दोनों ही हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने से 27 + 273 जो है वो 300 केल्विन हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स है हमारा T2, तो T2 इक्वल्स टू 4 × 27 + 273। इसको सॉल्व करेंगे तो 381 आएगा। इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं डायरेक्ट, दैट इज़ V2 इक्वल टू, नीचे से V1 ऊपर गया, V1 √381/300, और ये हमारा 500 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 560 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर जो है 560 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के क्वेश्चन।
इसलिए मैंने इस वीडियो में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ज़्यादा लिए, क्योंकि इस बार 2021 में काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है हमारा, अ कैपेसिटर स्टोर्स 0.24 कूलम एट 10 वोल्ट। यहाँ पे चार्ज दे रखा है Q एंड यहाँ पे वोल्ट दे रखा है 10 वोल्ट। व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। सो द Q इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस है ये, हमें C निकालना है, तो C इक्वल टू Q बाई V। Q का यहाँ वैल्यू 0.24 है एंड दिस इज 10, तो आंसर विल बी 0.024 फराड, ठीक है। फराड जो होता है इसका यूनिट होता है, ये भी याद रखिएगा। कैपेसिटेंस का यूनिट डायरेक्टली पूछ सकता है मे भी, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो 10th क्वेश्चन इज विच विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ, हमें बताना है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर एंड मेटल्स के कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट करता है। मेटल इंक्रीजेस एंड सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल्स में क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होते हैं, ड्यू टू विच अनवांटेड कॉलिजन्स अकर। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी की वजह से चार्ज कंडक्ट करता है मेटल, और अगर अनवांटेड कॉलिजन होंगे तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, इस वजह से उसकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज़ बता रहा है, तो मेटल में इंक्रीज़ नहीं होता है। सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस इन मेटल डिक्रीजेस, सेमीकंडक्टर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है एंड मेटल डिक्रीज करता है, ये सही है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड होते हैं एंड वैलेंस बैंड होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से वैलेंस बैंड जो होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करने लगते हैं कंडक्शन बैंड में। यह हमारा बीच में फॉरबिडन गैप होता है जो कि स्मॉल होता है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। So our 11th question is, in a common emitter transistor amplifier, the input resistance is 100 ohm। input resistance दे रखा है, common emitter की बात हो रही है यहाँ पे। if base current is changed by 40 mu A, ये माइक्रो है, it causes the change in collector current by 2 mA and the load resistance of transistor is 4 kilo ohm। what is the voltage gain of amplifier, हमें यहाँ पे voltage gain बताना है एम्पलीफायर का कितना होगा। मैं आपको बता दूँ कि 21 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, यही वाला बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है बीटा आउटपुट रेसिस्टेंस बाय इनपुट रेसिस्टेंस। बीटा हो जाएगा हमारा करंट गेन। तो यहाँ पे हमें इनपुट रेसिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, और बेस करंट जो है जिसे हम इनपुट करंट भी बोलेंगे, यह हमें दे रखा है 40 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को हमेशा कन्वर्ट कर लेना है 4 इंटू 40 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर, ओके। एंड इसी तरह से हम कलेक्टर करंट को भी कन्वर्ट कर लेंगे, 2 मिली एम्पेयर है तो उसे हम 2 इंटू 10⁻³ कर देंगे। मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। वोल्टेज गेन इक्वल टू वोल्टेज गेन इक्वल्स टू IC बाय IB, इनपुट करंट आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, एंड RO बाय RI, दैट इज़ आउटपुट रेसिस्टेंस बाय इनपुट रेसिस्टेंस। इसी को हम लोड रेसिस्टेंस या फिर कलेक्टर रेसिस्टेंस भी बोलते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 10⁻³ बाय 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 4 इंटू 10⁻³ किलो वाट में दिया हुआ था तो 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे, एंड किलो ओम था और ये 100। इसको अगर आप टोटल सॉल्व करेंगे, 4 से 4 गया, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2000 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ सी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। सेम क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है, रेडिएट्स 450 वाट पावर दिया है एंड एट 500 केल्विन।
इफ़ द रेडियस वर हाफ्ड, यहाँ पे रेडियस को हाफ किया गया है, एंड टेम्परेचर डबल हुआ है, द पावर रेडियस इन वॉट वुड बी, अगर रेडियस हाफ हुआ टेम्परेचर डबल हुआ है तो नया पावर कितना रेडिएट होगा। स्टीफन लॉ से हमें एक फॉर्मूला पता है हीट रेडिएंट का, Q इक्वल टू सिग्मा ई, एरिया है ये, T का पावर 4, टेम्परेचर, E इज़ द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है, और इसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। सो एमिसिव पावर तो हम इसे लेंगे नहीं, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ वैल्यू पुट करके तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, Q को मैं यहाँ P लिख रही हूँ, P1 बाई P2 इक्वल्स टू T1 बाई T2 का पावर 4 इंटू R1 बाई R2 का पावर स्क्वायर, क्योंकि Q इज इक्वल टू A सिग्मा, T का पावर 4 था, एरिया कितना होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एंड T का पावर 4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो हम इन दोनों को ले रहे हैं। हमें P2 निकालना है तो मैं इसे अरेंज कर लेती हूँ। P2 बाई 450 हमें यहाँ पे दे रखा है P1 इक्वल्स टू R2, R2 हमारा कितना है, R1 का हाफ है, दैट इज़ 0.12 सेंटीमीटर में है तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे बाई 2 इंटू हमें R1 नीचे लिखना है 0.12 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हम लेंगे यहाँ पे T2 बाई T1 का पावर 4, तो हमारा टेम्परेचर T2 जो है वो डबल कर दिया गया है, 2 इंटू 500 बाई 500 हमारा T1 है का पावर 4। आप 500 से 500 कट मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, इसको मैंने एक कट किया 0.12 बाई 0.12, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, सो P2 इक्वल्स टू 450 इंटू 1/4 1000 बाई 500 का पावर 4। इसे अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 450 बाई 4, यहाँ मैं 500 कॉमन लेके बाहर निकाल लेती हूँ, बाई 500, 2/1 का पावर 4, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1800। ये आप सॉल्व करेंगे पूरा, ये 500 से 500 कट जाएगा और अगर इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो 1800 आपका आंसर आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन इज द स्काई अपीयर्स ब्लैक टू एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप, सो इट इज़ सो बिकॉज, ये क्वेश्चन जो है मैंने 2021 में आया था बट दूसरे तरीके से आया था, वो पूछा था इसमें कि कौन सी कलर का एस्ट्रोनॉट को स्पेसशिप से स्काई दिखता है, ठीक है, तो इसे मैंने इस तरह से लिया है, सराउंडिंग मीडियम अब्जॉर्ब स्काई लाइट, हमें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें जो स्काई है वो ब्लैक क्यों दिखती है स्पेसशिप से, सराउंडिंग हैज़ नो एटमॉस्फेयर, द रीजन हैज़ ओनली इनविजिबल पार्ट, यूवी एंड infrared rays of sunlight, none of the above, so the correct answer will be B, that is surrounding has no atmosphere, स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है जो सनलाइट को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्कैटर करे, जबकि हम अर्थ से जब स्काई को देखते हैं तो वो ब्लू दिखती है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर होते हैं अर्थ के चारों तरफ जो उन्हें रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं सनलाइट को, ठीक है, तो इसलिए हमें वो ब्लू अपेयर होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज हीलियम न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था हीलियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो अल्फा पार्टिकल के इक्विवेलेंट बन जाता है, इसलिए सो द करेक्ट आंसर विल बी हीलियम न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन पुल्स अ स्लेज मास 50 kg, यहाँ दे रखा है एक स्लेज है जिसे फोर्स 200 न्यूटन से पुल किया जा रहा है एंड ओवरकम्स कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन, यहाँ पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स दिया जो उसके अपोजिट लग रहा है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ स्लेज, हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं, नेट फोर्स सबसे पहले निकालेंगे तो 200 माइनस 40, इस पे फोर्स इधर 400 लग रहा है, अपोजिट में 40 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है, सो द
नेट फोर्स विल बी 160 न्यूटन, दैट इज़ वो मूव करेगा स्लेज। इसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ए इक्वल टू फोर्स बाय मास होगा। तो अगर 160 बाय यहाँ पे मास दे रखा है 50 kg हम करते हैं, तो इसे सॉल्व करने से 3.2 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, 3.2 विल बी द आंसर। 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ स्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो द 16th क्वेश्चन इज What is the direction of acceleration if an particle is executing SHM? कोई पार्टिकल SHM मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। SHM occurs when restoring force is directly proportional to displacement from equilibrium, that is restoring force क्या है, F इक्वल टू माइनस kx। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब SHM होता है। अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, उसके अपोजिट रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछा है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फॉर्मूला जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। सो ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे एक्स जो है उसके आगे माइनस लगा हुआ है, इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so the 17th question is a body of mass 10 kg and velocity 10 meter per second collides with stationary body। एक मास है 10 kg का जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, वो मूव कर रहा है स्टेशनरी बॉडी के टुवर्ड्स जिसका मास 5 kg दिया हुआ है। स्टेशनरी मीन्स वो रेस्ट में, इसका मतलब इसका वेलोसिटी जो है इनिशियल वो 0 है। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज स्टिक, दोनों बाद में जुड़ जाते हैं। एक बॉडी है जिसका जो रेस्ट में बैठा हुआ है एंड इसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे दे रखी है और इसका मास यहाँ पे 10 kg है। ये इसके टुवर्ड्स मूव कर रहा है। कोलिजन के बाद दोनों स्टिक कर जाते हैं, तो इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है कि क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन विल बी, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे। मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। यहाँ हम सॉल्व करते हैं। हमें m1 दे रखा है, इसका फॉर्मूला हमें पता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, यहाँ स्टिक हो गया दोनों तो v कॉमन, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा m1 प्लस m2। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यह हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि स्टेशनरी बॉडी है। m1 u1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे 10 और ये मास भी इसका 10 ही दिया हुआ है। इक्वल टू v, हमारा m2 और m1 जो है 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पे। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे v इक्वल्स टू 100/15 दैट इज 6.6 आ जाएगा आंसर। 6.6 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 18th क्वेश्चन देखते हैं। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ आई, हमारे आई के रेटिना पे कैसी इमेज बनती है। रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, रियल एंड इन्वर्टेड। 19th क्वेश्चन है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर में एमएनएस में। एमएनएस के क्वेश्चंस अक्सर रिपीट हो जाते हैं, कुछ ऐसे 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज TIR पे ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन इज द मासेस ऑफ 2 बॉडीज आर 25 ग्राम एंड 81 ग्राम, 25 ग्राम यहाँ पे है रिस्पेक्टिवली। इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर सेम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम है, सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का हमें रिलेशन वाला फॉर्मूला लिखना होगा, दैट इज k इक्वल टू p²/2m। सो k हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी k इज, यहाँ पे k जो है वो सेम है दोनों का, तो हमें मास और मोमेंटम को लिखना होगा, दैट इज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। हमें यहाँ पे निकालना है रेशियो p1/p2,
P1/P2 हम ऐसे लिख सकते हैं √25/81 m1/m2 दैट इज़ 5/9 आ जाएगा हमारा आंसर 5⁻9। सो आंसर विल बी सी दैट इज़ 5/9 5⁻9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन है हमारा एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस अ पिच ऑफ 1200 हर्ट्स। यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1200 इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी हुई है उस ऑब्जेक्ट की टुवर्ड्स अ स्टेशनरी पर्सन दैट इज़ दूसरा जो है वो रेस्ट में है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय स्टेशनरी पर्सन। हमें यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, हमने डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा है दैट इज़ एपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, ये टूवर्ड्स जा रहा है तो साउंड ऑफ वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय प्लस होगा जब टूवर्ड्स जाता है, ऊपर में माइनस होगा जब अवे जाता है। तो टूवर्ड्स आ रहा है तो v प्लस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी माइनस सोर्स की वेलोसिटी इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है हमें 1200। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगी तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 350 अपॉन हमें ऑब्जेक्ट की जो है वो वेलोसिटी यहाँ पे बता रखी है, सोर्स जो है उसकी वेलोसिटी 50 और ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, नीचे में 350 माइनस 50 इंटू 1200, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 350 अपॉन 300 इंटू 1200 इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा 1400। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी दैट इज़ 1400 हर्ट्ज जो है वो साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएनएस में बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिजिक्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लास्ट ईयर से कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है 11th-12th में उसी पे आएगा। द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज़, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी करंट कैरियर कौन से होते हैं? नेगेटिव आयंस, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें पता है ये साइड पी होता है ये एन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स होते हैं, इधर होल्स मेजॉरिटी करंट कैरियर्स होते हैं। माइनॉरिटी करंट कैरियर्स अगर पूछा जाए तो इधर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड इधर होल हो जाएंगे। बीच में ये डिप्लीशन लेयर होता है। ठीक है, दिस इज डिप्लीशन लेयर, ये पॉजिटिव टर्मिनल से होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल से होता है। सो द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which wavelength of sun is used finally as electric energy। ठीक है, तो कौन सी वेवलेंथ सन की कौन सी वेवलेंथ यूज़ होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए? इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए दैट इज़ इंफ्रारेड रेज। इन वेव्स को यूज़ करते हैं सोलर हीटर और सोलर सेल्स में। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेन्स आर इन स्फेरिकल शेप ड्यू टू, रेन ड्रॉप्स जो होते हैं रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल शेप में होते हैं बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, रेसिडुअल प्रेशर, सरफेस टेंशन, थ्रस्ट ऑन ड्रॉप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दैट इज सरफेस टेंशन की वजह से वो रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप की वजह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन। वेयर इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ लीस्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी सबसे कम कहाँ होता है? इक्वेटर, पोल, अ पॉइंट इन बिटवीन इक्वेटर एंड एनी पोल, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, जी का वैल्यू जो होता है इक्वेटर पे कम होता है। इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हुआ, सारा वीडियो कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता दूँ इसमें मैंने थोड़ा फास्ट बोला है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कम टाइम में हम अच्छे कंटेंट कोशिश किया मैंने कि अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू गाइस, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं इसके बाद मैं कौन सा वीडियो अपलोड करूं, कौन से टॉपिक पे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर टुडे।